Hello students, you are most welcome on my channel Satya Convent School. On the demand of students, today I am going to teach you non-finite verb. तो non-finite verb क्या होता है, इसको समझने से पहले ठीक है, it is necessary for us to know about finite verb and non-finite verb. तो जो finite verb हम लोग की होती है दूसरा है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब इससे इन दो डेफिनेशन से हम इसको एकदम क्लियर कर लेंगे और आप लोगों को भी समझने में आसानी होगी। जो फाइनाइट वर्ब होता है क्या, वे क्रियाएं जिसका टेंस पर प्रभाव पड़ता है, यानी जो आपका फाइनाइट वर्ब है इसमें इस पर टेंस का प्रभाव पड़ता है तथा सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल होने पर उसमें बदलाव होता है। यानी अगर सिंगुलर होगा तो भी वर्ब बदल जाएगी, प्लूरल होगा तो भी वर्ब बदलेगी और इस पर इन क्रियाओं में टेंस का प्रभाव पड़ता है, यह बदलती रहती हैं। लेकिन जो आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है वे क्रियाएं जिनका टेंस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी ये यहाँ पर टेंस में इसमें कोई बदलाव नहीं होता है और ना ही यह सब्जेक्ट में सिंगुलर या प्लूरल होने पर इसमें कोई बदलाव होता है। चाहे आपका सिंगुलर हो या आपका ये प्लूरल हो, जो नॉन फाइनाइट वर्ब होगी इसमें आपका कोई चेंजेस नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है, इस पर टेंस का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जो फाइनाइट वर्ब है इस पर टेंस का प्रभाव पड़ता है, ये बदलता है, सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल होने पर भी इसमें बदलाव होते रहता है। अब इसे हम कुछ एग्जाम्पल से और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। क्लियर, हमने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल आप लोगों को दिया है जिससे कि हम फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। अब ये जो हमारा ही, आई, ही जो है इसको हम सब्जेक्ट मानते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया है। लाइक्स, लाइक ये हमारा फाइनाइट वर्ब हो गया है। और
टू प्ले जो है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्लियर। अब जैसे यहाँ पर फाइनाइट वर्ब में क्या था, वे क्रियाएं जिसका टेंस पर प्रभाव पड़ता है, सब्जेक्ट में सिंगुलर या प्लूरल के हिसाब से इसमें चेंजेस होते रहता है। अब ही है, ही क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर लाइक्स हो गया है। ये क्या हमारा प्रेजेंट डिफिनिट है। तो जो टेंस अगर आप लोग पढ़े हो तो प्रेजेंट डिफिनिट में क्या होता है, अगर सिंगुलर होता है तो वहाँ पर हम यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ सिंगुलर ही है इसलिए हमने यहाँ पर यस लगा दिया है। अब आई क्या हो गया, प्लूरल हो गया है। अब ये प्लूरल होने की वजह से हम यहाँ पर यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, ये सीधा लाइक हो गया है। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा ही है। अब यहाँ पर लाइक्ड ईडी लग गया, यानी ये पास्ट हो गया है। तो जो हमारा कहने वाला जो फाइनाइट वर्ब है, यह टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से इसमें बदलाव होता है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, चाहे यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल है। ही लाइक्स टू प्ले, देखो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। आई लाइक टू प्ले, कोई बदलाव नहीं हुआ है। ही लाइक टू प्ले, इसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। यानी वेरी सिंपल, जो फाइनाइट वर्ब होती हैं यह टेंस के पर इसका प्रभाव पड़ता है, इसमें बदलाव होता है। सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल होने पर इसमें चेंजेस होता है। लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं इस पर आपका टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सिंगुलर या प्लूरल होने पर भी ये बदलती नहीं है। नॉन फाइनाइट वर्ब है non-finite verb. We divided non-finite verb into 3 parts. How many parts? 3 parts. जो non-finite verb है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन इज जेरेंड। पहला हमारा क्या है, जेरेंड। जेरेंड में क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का हम लोग प्रयोग करते हैं। यह एक्टिंग एज नाउन, यह नाउन के लिए कार्य करता है। और जाहिर सी बात है, जहाँ पर नाउन होगा वहाँ पर हमें सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। चूँकि जो जेरेंड है यह नाउन का काम करता है, इसीलिए इसको हम लोग वर्बल नाउन भी कहते हैं, वर्बल नाउन भी कहते हैं। अब दूसरा हम लोगों का है इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव में क्या है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जहाँ पर आप टू लगाते हो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करते हो। यह भी एक्ट एज नाउन, यह भी नाउन के लिए काम करता है। यहाँ पर भी हमें सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसको भी हम वर्बल नाउन कहते हैं, क्योंकि यह भी इन्फिनेटिव जो है, जैसे जेरेंड आपका नाउन के लिए कार्य कर रहा है, वैसे इन्फिनेटिव भी हमारा नाउन के लिए कार्य करता है। और जो थर्ड पार्ट है आपका, यह है पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल को भी हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे। वी हैव डिवाइडेड पार्टिसिपल इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड वन इज पास्ट पार्टिसिपल, एंड थर्ड वन इज परफेक्ट पार्टिसिपल। और जो पार्टिसिपल है, जैसे आपका जेरेंड है इन्फिनेटिव एंड नाउन के लिए काम करता है, वैसे जो पार्टिसिपल है एग्जेक्टिव के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है ये?
एग्जेक्टिव के लिए काम करता है। अब देखिए यहाँ पर क्या था, जेरेंट था, हमने कहा जेरेंट क्या है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। एक्टिंग एज ए नाउन, यह नाउन के लिए कार्य करता है। तो जहाँ पर नाउन होगा, नाउन के लिए भाई ऐसी बात है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। चूँकि ये नाउन के लिए काम करता है इसीलिए इसको हम लोग वर्बल नाउन करते हैं। सेम ऐसे इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव में हम टू का प्रयोग करते हैं। इन्फिनेटिव बहुत आसान है, अगर हम लोग इन्फिनेटिव के बारे में अगर करें तो ये सबसे इजी है, सिर्फ टू का तो प्रयोग करना है आपको। टू रीड, टू राइट, टू लर्न, टू टॉक, टू वॉक। तो टू लगा करके फर्स्ट फॉर्म वर्ब आपको लगा देना है, ये आपका इन्फिनेटिव हो जाएगा। टू रीड, टू राइट, टू लर्न, टू टॉक, टू वॉक, टू टीच। फिर ये भी एक्ट एज नाउन का काम करता है, यहाँ भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। ये भी आपका वर्बल नाउन इसको भी कहते हैं। और जो पार्टिसिपल है इसको हम तीन भाग में बांटे हैं। पहला हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल है, तीसरा है प्रेजेंट पार्टिसिपल। और ये यहाँ पर एग्जेक्टिव हमारा है, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है और ये हमारा एग्जेक्टिव के लिए कार्य करता है। अब देखो यहाँ पर हमें एक चीज़ समझ में आया है कि चाहे आपका जेरेंड हो, चाहे इन्फिनेटिव, चाहे पार्टिसिपल हो, इसको हमने एक नया शब्द दिया है वीसीएस। वीसीएस मीन्स क्या होता है, सातिर। अब आप लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा कि हम यहाँ पर वीसीएस शब्द का प्रयोग जेरेंड के लिए या इन्फिनेटिव के लिए या पार्टिसिपल के लिए क्यों किए हैं। क्योंकि देखो अगर हम ये ध्यान दें तो जेरेंड हमारा क्या है, वर्ब है। इन्फिनेटिव क्या है, ये भी वर्ब है। पार्टिसिपल क्या है, ये भी वर्ब है। ठीक, जैसे कभी कभी होता है ना, जो बच्चे कुछ स्टूडेंट होते हैं जो बहुत शैतान होते हैं, सातिर दिमाग वाले होते हैं, वो तुम्हें भी कहते हैं ठीक है हम तुम्हारी भी मदद करेंगे, और पता चलता है काम वो किसी और का करती है। तो ऐसे यहाँ पर है जेरेंड, जेरेंड तो वर्ब है, इसको तो वर्ब के हिसाब से, वर्ब मीन्स क्या होता है, क्रिया। तो जेरेंड को तो क्रिया का काम करना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, क्रिया का कार्य है ये। लेकिन कार्य किसका कर रहा है, उल्टा ये नाउन का कर रहा है। तो इसीलिए जेरेंड वर्ब करने काम करके नाउन का काम कर रहा है, या इन्फिनेटिव जो है वर्ब का काम करके, वर्ब का काम नहीं करके नाउन का कार्य कर रहा है। पार्टिसिपल भी वर्ब का काम न करके एग्जेक्टिव का काम कर रहा है। इसीलिए इसको हमने एक नया शब्द दिया है वीसीएस। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर कौन से इसमें जेरेंड है और कौन सा इन्फिनेटिव है, इन एग्जाम्पल हमने यहाँ पर आपको दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि जेरेंड का प्रयोग कहाँ पर हम किए हैं और क्यों किए हैं, और इन्फिनेटिव का प्रयोग हम कहाँ पर किए हैं। देखो इन्फिनेटिव तो बहुत आसान, जैसे मैं पहले भी बताया हूँ आपको, जहाँ पर टू रीड कर दिया आपने, टू राइट लगा दिया, टू वॉक कर दिया, टू टॉक कर दिया, टू टीच कर दिया, टू रन लिख दिया। तो जहाँ पर टू का प्रयोग करके फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कर दोगे, ये तो सबसे आसान है, ये आपका इन्फिनेटिव हो जाएगा। टू रीड, टू राइट, टू वॉक, टू टॉक, टू टीच, टू रन, ये वेरी सिंपल है। आप यहाँ पर इन्फिनेटिव को समझ सकते हो। अब देखो जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमारा है, आई रिमेंबर टू मीट हिम। अब जैसे हमने यहाँ पर लगाया था टू रीड है, अब यहाँ पर टू मीट है, तो हमारा क्या हो गया है, इन्फिनेटिव हो गया है, क्योंकि यहाँ पर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लग गया है। आई रिमेंबर मीटिंग हिम। अब देखो अब जेरेंड है, जेरेंड हमारा क्या था, V1 प्लस ING का प्रयोग हम लोग यहाँ पर किए थे, तो ये हमारा क्या हो गया है, जेरेंड। और जेरेंड के लिए हमें नाउन की जरूरत होती है, ये नाउन का यहाँ पर काम कर रहा है। नाउन के लिए हमें क्या, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के थे, यहाँ पर क्या आ गया आपका, ऑब्जेक्ट आ गया है। आई स्टॉप टू डू द वर्क, तो क्या कर रहा है, आई स्टॉप टू डू।
अब टू डू है, टू के साथ यहाँ डू लग गया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा। स्टॉप डूइंग द वर्क, अब ये आपका आईएनजी आ गया, तो जहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ जाएगा आपका जेरंड हो जाएगा। अब देखो ये जो फॉर एग्जाम्पल मैं दिया हूँ, ये फॉर एग्जाम्पल देने का एक और मेरा उद्देश्य यहाँ पर है, इस चीज़ को आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि जो आपका इन्फिनेटिव है, ठीक, इसमें एक्शन इनकम्प्लीट है। जो आपका इन्फिनेटिव है इसमें क्या है, एक्शन हमारा इनकम्प्लीट है। क्यों? आई रिमेंबर टू मीट हिम, मुझे याद है मुझे मिलना है, यहाँ पर मिला नहीं है, ये कह रहा है मुझे याद है मुझे मिलना है। यहाँ पर आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पर एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, यानी इन्फिनेटिव में एक्शन हमारा इनकम्प्लीट होता है। आई रिमेंबर मीटिंग हिम, अब क्या आईएनजी लग गया है, मीन्स काम हो रहा है, वो मिल चुका है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक्शन आपका कंप्लीट है। ये यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक डिफरेंस हमें समझ में आया है कि जो आप लोगों को बताना जरूरी था। अब वैसे देखा जाए तो जेरेंड भी नाउन का ही काम कर रहा है, इन्फिनेटिव भी नाउन का ही काम कर रहा है, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में डिफरेंस यही है कि जो आपका इन्फिनेटिव है, जहाँ आप टू का प्रयोग फर्स्ट फॉर्म करते हो वहाँ पर एक्शन हमारा इनकम्प्लीट होता है, और जो जेरेंड होता है वहाँ पर एक्शन हमारा कंप्लीट है, क्योंकि आईएनजी लगा हुआ तो जाहिर सी बात है काम चल रहा है। टू रन इज गुड फॉर हेल्थ, अब यहाँ पर टू रन हो गया है, ये आपका इन्फिनेटिव हो गया है, ठीक। तो इन्फिनेटिव से क्या है, ये भी नाउन का काम करता है, नाउन के लिए सब्जेक्ट जरूरत होती है। इज हमारा क्या है, वर्ब है, तो वर्ब से पहले जो आता है वो क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है। तो टू रन यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट हो गया हमारा, और ये इन्फिनेटिव है। अब देखो अगर हम चाहें इन्फिनेटिव और रनिंग दोनों को हम यूज कर सकते हैं। अब जैसे टू रन लगा दिया तो इन्फिनेटिव हो गया है, इसी में हमने रनिंग आईएनजी जोड़ दिया तो ये आपका जेरेंड हो गया। अब इज क्या हमारा वर्ब है, और जो आपका रनिंग है ये जेरेंड क्या है, नाउन का काम कर रहा है, तो रनिंग हमारा क्या हो गया, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया है। तो जहाँ पर आईएनजी या वर्ब से पहले जो आपका यहाँ पर वर्ड दिखाई दे, जेरेंड ही क्यों ना हो, उसको हम यहाँ पर सब्जेक्ट मानेंगे, क्योंकि वर्ब से पहले जो होता है हमारा सब्जेक्ट होता है। तो जो जेरेंड होता है यहाँ पर नाउन का काम करता है, जहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। आई लाइक टू स्विम, टू स्विम आपका इन्फिनेटिव वर्ब हो गया है। दे लाइक स्विमिंग, अब यहाँ पर देखो आईएनजी लग गया, ठीक। अब जब आईएनजी लग गया है आपका तो हमारा क्या हो गया, जेरेंड हो गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। टू टेल अ लाई इज अ सिन, फिर टू टेल जो हमारा इन्फिनेटिव वर्ब हो गया है, और यहाँ पर हमने इसको जेरेंड में भी लिख दिया है। टू टेल वहाँ पर था, यहाँ पर हमने टेलिंग कर दिया है, आईएनजी लगा दिया, हमारा जेरेंड हो गया, यहाँ पर ये आपका सब्जेक्ट हो गया है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, अब यहाँ पर स्मोकिंग हो गया है, आपका आईएनजी आ गया है, तो जहाँ पर भी आईएनजी आ जाता है जाहिर सी बात हो आपका जेरेंड हो गया है। आई लाइक रीडिंग, यहाँ पर आपका रीडिंग आ गया है, आईएनजी लग गया है, ये भी आपका जेरेंड हो गया है। तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जेरेंड वो होता है जहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं, और इन्फिनेटिव जो होता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसमें जो आपका जेरेंड है, जेरेंड में हम ये नाउन का ऐड करता है, और नाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जैसे हमने आपको दे दिया स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ,
तो स्मोकिंग हमारा क्या आईएनजी लग गया, जेरेंड हो गया है। अगर हमारा जेरेंड है तो किसका काम कर रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्यों सब्जेक्ट काम कर रहा है, क्योंकि इज हमारे यहाँ पर क्या है, वर्ब है। तो वर्ब से पहले जो आता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। यानी जेरेंड में हमेशा हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे और इन्फिनेटिव में हम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये मैं आपको 10-11 एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हूँ और इन एग्जाम्पल से आप कैसे इस चीज़ को समझ गए होंगे कि कहाँ पर हम जेरेंड का प्रयोग करते हैं, कहाँ पर इन्फिनेटिव का प्रयोग। अब मुझे नहीं लग रहा है कोई और डाउट होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में आप दे सकते हैं, क्योंकि पार्टिसिपल तो हम बाद में आपको पढ़ाएंगे। आज हमारा जो टॉपिक था वो जेरेंड और इन्फिनेटिव था। इसमें स्टूडेंट एक और आप लोगों के लिए प्रॉब्लम आती है कि हम एक्शन वर्ब कब होता है और आईएनजी जेरेंड वर्ब कब होता है। इसमें बच्चों को कुछ कन्फ्यूजन होता है, उसको भी मैं आज आप लोगों को क्लियर करता हूँ। अब जैसे हमने बताया था आप लोगों को आईएनजी, अब आईएनजी जो है हमारा एक मेन वर्ब भी होता है, मेन वर्ब में भी हम इसका प्रयोग करते हैं आईएनजी का, और एक हम लोग जेरेंड में भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, तो अब हमें समझना है, यहाँ पर स्टूडेंट को कुछ डाउट आता है कि सर मेन वर्ब कब होता है और जेरेंड कब होता है। तो आईएनजी जो होता है आपका जब एक्शन के रूप में काम करता है, ठीक, क्या है मेन वर्ब जो है आईएनजी फॉर्म जो होता है, ठीक है, जो आईएनजी फॉर्म है यह एक्शन के रूप में जब काम करता है तो वह मेन वर्ब कहलाता है। और जेरेंड में आईएनजी फॉर्म जो है जब नाउन के रूप में काम करता है, तो वह जेरेंड कहलाता है। क्लियर। अब मेन वर्ब में जो आईएनजी फॉर्म होता है, मेन वर्ब कब कहलाता है, जब आईएनजी फॉर्म एक्शन के रूप में कार्य करता है तो वह मेन वर्ब कहलाता है। और जेरेंड में आईएनजी फॉर्म जब नाउन के रूप में काम करता है तब वह जेरेंड का कार्य करता है। जैसे अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के साथ इसको हम क्लियर कर सकते हैं। अब ही इज स्विमिंग, क्या है, वह तैर रहा है। तो तैर रहा मीन्स क्या है। अब जब मान लो सपोज आपने उससे पूछा व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो इसने बताया कि ही इज स्विमिंग, वह तैर रहा है। तो तैर रहा है मीन्स क्या है, यहाँ पर एक्शन हो रहा है, यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है। ही इज स्विमिंग, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, वह क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो कुछ कर रहा है ना, तो जहाँ कोई कार्य करने का बोध होता है उसी को हम लोग वर्ब कहते हैं। तो जहाँ पर कोई कार्य हो रहा हो, जिस वाक्य से हमें पता चलेगा यहाँ कोई कार्य हो रहा है, तो उसको हम लोग एक्शन वर्ब कहेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल आप देखो जेरेंड का जैसे है। अब क्या कर रहा है, आई लाइक स्विमिंग। अब आई लाइक स्विमिंग, मुझे स्विमिंग पसंद है। तो अब पसंद तो कोई काम तो हो नहीं रहा है, या कोई कार्य करने का बोध तो हो नहीं रहा है। तो जहाँ पर कोई कार्य करने का बोध न हो उसे हम जेरेंड कहेंगे। तो ये यहाँ पर क्या है, जेरेंड है। क्लियर। तो जहाँ पर भी आप लोगों को ये समझ में आए कि जहाँ एक्शन से कार्य हो रहा है वो आपका मेन वर्ब हो जाएगा, और जहाँ पर ये लगे कि यहाँ पर एक्शन से काम नहीं हो रहा है वो आपका जेरेंड हो जाएगा।
मुझे आशा है कि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जो बच्चों ने डिमांड किया हुआ था जेरेंड सिर्फ बताने के लिए, हमने जेरेंड और इन्फिनेटिव दोनों का आप लोगों को प्रयोग बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आप लोगों को पार्टिसिपल के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तब तक आप लोग जेरेंड और इन्फिनेटिव को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करिएगा। कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं कि यहाँ पर दिक्कत है या कोई समस्या हो, ताकि हम उसको और सुधारने और आपको और बेहतर ढंग से बताने का प्रयास कर सकें। थैंक यू।